तो ये देखें आपको ये 7 पेपर्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। अब जो मेरा तरीक़ेकार है तैयारी करवाने का वो इस तरह से है कि एक तो ये कि आपका लॉ रेगुलेट होता जाएगा, जैसे जैसे दिन आपके बढ़ेंगे ना उसमें मैं आपकी इंग्लिश की तैयारी भी शुरू करवा दूंगी, मैं आपका जनरल नॉलेज भी स्टार्ट करवा दूंगी और उर्दू की तैयारी भी करवाऊंगी। ठीक है, तो कुछ प्रिस्क्राइब बुक्स हैं जो कि आपको लेनी पड़ेंगी, तो वो मैं आपको अभी इस लेक्चर के बाद ब्रीफ करूंगी। अच्छा, बाकी इसको कंप्लीट करने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले ना मैं पेपर नंबर 4 जो कि जनरल लॉ है, ठीक है, उसको कंप्लीट करवाऊंगी। फिर उसके साथ क्रिमिनल लॉ का जो पेपर है उसकी तैयारी करवाऊंगी। फिर सिविल लॉ 1 एक हफ्ता लगेगा इसकी तैयारी करने के बाद, सबसे आखिर में हम पेपर नंबर 2 इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें ना तो जो सप्ली रेट होता है वो सिविल लॉ 2 में होता है, या आजकल वैसे जनरल नॉलेज में भी सप्ली आने लगी है। तो हमने किसी एक पेपर को प्रिविलेज नहीं देनी, हमने ओवरऑल तैयारी को देखना है। आप रोजीना मेरी फॉलो कर रहे हैं ना बात को? मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको बता रही थी कि किस तरह से हम तैयारी पकड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम वॉल्यूम 3 का आगाज करेंगे, जो कि आपका जो जनरल लॉ का पेपर है उसमें एक पोर्शन है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना उसके मैं आपको हैंडआउट्स भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, और उसकी हम डिस्कशन के थ्रू इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम चैप्टर 1 का आगाज करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि क्रिमिनल केसेस में ट्रायल का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट ए जनरल देखते हैं। उसमें पैराग्राफ 1 आपको ये बताता है कि कोर्ट आवर्स क्या होंगी और प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगी। तो कोर्ट आवर्स के हवाले से जिस तरह से हाई कोर्ट वक्तन फोक्तन प्रिस्क्राइब करेगी ऑर्डर्स के जरिए, उसके मुताबिक कोर्ट आवर्स को डायरेक्ट किया जाएगा। और कोर्ट आवर्स के लिए ये भी बताया जाएगा कि किन जगहों पर बैठकर अदालत अपने ट्रायल की कॉग्निजेंस लेगी। ठीक है, अगर जैसे कि ऑन टूर केस कॉल हो जाता है, मतलब अचानक एक केस कॉल हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले पार्टीज को नोटिस सर्व किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोविजन है ऐसे केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होती जो माइनर एक्ट्स के तहत आते हैं, मतलब जैसे होता है ना ऑन स्पॉट कोई ट्रायल कंडक्ट हुआ है उस पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो पैराग्राफ 1 में हमने ये सीखा कि कोर्ट आवर्स के हवाले से, प्लेस ऑफ सिटिंग के हवाले से जैसे हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब करेगी उसके मुताबिक ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद ये हमने उसके मुख्तसर सा पैराग्राफ 1 का जायजा ले लिया। अब लिखने का तरीकाकार ये है कि अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि कोर्ट आवर्स प्लेस और सेटिंग के बारे में बताएं, तो आप रेफरेंस लिखेंगे कि रेफरेंस चैप्टर 1 पार्ट ए पैराग्राफ 1 से ये लिया गया, और जस्ट आपने यही मेंशन करना है, इसमें आपको कोई कमेंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। ना ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिक्वायर्ड होता है कि जो ज्यादा सफ़े भरेगा उसके ज्यादा मार्क्स होंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आज हम जो जनरल लॉ का जो पेपर है ना पेपर नंबर 4, उसमें से हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 में से मैंने चैप्टर 1 अभी स्टार्ट ही किया है। ठीक है, तो पैराग्राफ 1 में हम ये देख रहे थे कि कोर्ट आवर्स और प्लेस ऑफ सिटिंग के बारे में क्या बताया गया है। पैराग्राफ 2 में ये बताया गया कि जब भी कोई ऑर्डिनरी पिटीशन आती है तो उसको किस तरह से आप उस प्रोसीजर को रेगुलेट करेंगे। तो पैराग्राफ 2 में ये बताया गया है कि एज ऑफिशियली प्रोसीडिंग कंडक्ट होने से पहले 1 घंटा पहले क्या होता है कि जो वरांदा होता है ना, कॉरिडोर होता है, उसमें एक बॉक्स लगा दिया जाता है जो कि 1 घंटा पहले प्रोसीडिंग शुरू करने से कबल जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने उसको ओपन किया जाता है। ठीक है, फिर सारी पिटीशंस उसके सामने प्रेजेंट की जाती हैं और वो उसके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं ना अपना इनिशियल देते हैं। इनिशियल से मुराद ये है कि अप्रूवल में जो सिग्नेचर दिए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके हवाले से फिर जो ज़रूरी कैफियत होती है, मतलब जैसे कि एक पिटीशन मेरे पास आई है, ठीक है, उसके साथ क्या कुछ लगा हुआ है, तो उसके हवाले से जो तफसीलात हैं मैं कैफियत उसके हवाले से उसके ऊपर अंदराज कर दूंगी। ठीक हो गया, और 1 घंटे के बाद जब प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होनी है उसके बाद कोई पिटीशन रिसीव नहीं की जाएगी। सबको मेरी आवाज आ रही है? कोई जी मैम। चलें ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जैसे मुतफरक दरख्वास्तें आती हैं जिन पे फौरी तौर पे अगर अदालत ऑर्डर नहीं देती, तो उसके हवाले से क्या होता है कि अदालत के कमरे के बाहर एक लिस्ट फहरिस्त लगा दी जाती है जिसमें डेट स्पेसिफाई कर दी जाती है कि इस पिटीशन को कब डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक हो गया, और अगर कोई अर्जेंट पिटीशंस आती हैं तो इस हवाले से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा पैराग्राफ 2 में ये बताया गया है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में
उसकी इजाजत के बगैर कोई भी मिनिस्टेरियल स्टाफ में से बंदा पिटीशन रिसीव नहीं कर सकता जब तक कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑर्डर ना दे दे। हाँ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर छुट्टी पर है या ऑन ड्यूटी कोई और मैजिस्ट्रेट है तो आप उसकी गैर मौजूदगी में पिटीशन रिसीव कर सकते हैं, लेकिन जो भी ऑर्डर्स पास होंगे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर ऑन ड्यूटी जो मैजिस्ट्रेट होगा वो पास करेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट होगा वो किसी और मैजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट कर सकता है ताकि कंप्लेंट्स और पिटीशंस को वसूल किया जा सके। ठीक हो गया। उसके बाद पैराग्राफ 2 में लास्ट बात यह है कि अगर जैसे आपको किसी रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करनी है उस हवाले से आप इन पर्सन खुद भी मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है। अभी तक हमने ऊपर से क्या पढ़ा था, कोर्ट आवर्स, प्लेस ऑफ सिटिंग पढ़ा। पैराग्राफ 2 में पढ़ा कि जब कोई पिटीशन रिसीव होती है तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 4 इंपॉर्टेंट है जिसमें स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया जा रहा है कि प्रायोरिटी ये होगी कि जब भी कोई क्रिमिनल केस आता है या कोई पिटीशन रिसीव होती है तो डे टू डे प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाएंगी जहां तक मुमकिन हो सके, और ड्यूली विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा और शॉर्ट एडजर्नमेंट्स भी अलाउड हैं। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 4A इंपॉर्टेंट है जिसमें यह बताया गया है कि ये कोई अप्रोप्रिएट ग्राउंड नहीं है कि मुल्जम गिरफ्तार नहीं हुआ लिहाजा प्रोसीडिंग्स को मुलतवी कर दिया जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि सेक्शन 344 ऑफ सीआरपीसी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आपकी मालूमात के लिए सेक्शन 344 में ना दो चीजों का जिक्र किया गया। एक है साइंड एंड एडजर्न। साइंड एंड एडजर्न का मतलब होता है कि किसी भी वजूहात की बना पर प्रोसीडिंग्स को गैर मुआयना मुद्दत के लिए रुकवाया जा सकता है। ठीक है। उसके लिए आप सेक्शन 344 ऑफ सीआरपीसी की दरख्वास्त देते हैं। या फिर ये भी कहा जाता है कि अगर आपने जुडिशियल रिमांड लेना है, कि आप चाहते हैं कि मुल्जम को जेल भेज दिया जाए बजाय इसके पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाए, तब भी सेक्शन 344 के तहत जुडिशियल रिमांड दिया जाता है। ठीक है। इसको हम सेपरेटली सेक्शन 344 को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 7 में यह बताया गया है कि क्लोजिंग आवर से पहले कोई केस अगर टेकअप करना हो तो वो टेकअप कर सकते हैं और टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये आपका जो पार्ट ए जो आपका जनरल है उसमें जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसमें से मैंने छोड़े हैं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी आपको ये बताता है कि प्रोसीडिंग्स की इनिशिएशन, उसके आगाज के हवाले से क्या प्रोसीजर है। पैराग्राफ 2 में ये कहा गया है कि एविडेंस लेने से पहले ना लाजमी तौर पर मैजिस्ट्रेट मुल्जिम से पूछेगा कि अगर उसको एतराज है कि यहाँ पर प्रोसीडिंग्स कंडक्ट ना की जाए तो प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। पैराग्राफ 2। ठीक है, पार्ट बी का। पैराग्राफ 3 में ये कहा गया है कि कंप्लेंट्स को जब कोई कंप्लेंट वसूल होती है तो उसके साथ कैसे डील किया जाएगा। लेकिन जब आप कंप्लेंट लाते हैं तो वो रिटन फॉर्म में होगी और ऑफिस आवर्स में रिसीव की जाएगी। ठीक है। फिर जब कंप्लेंट आप प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर एंडोर्समेंट दी जाती है कि किस तारीख को प्रेजेंट किया गया है, किसके सामने प्रेजेंट किया गया। ठीक है। और अगर कंप्लेंट रिटन फॉर्म में नहीं है तो फिर डायरेक्ट किया जाता है कि आप प्रॉपर फॉर्म के पास जाएं जहां पर आपको कंप्लेंट सबमिट करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 4 में बताया गया कि जब कोई कंप्लेंट वसूल होती है तो ये लाजमी है, मैंडेटरी है मैजिस्ट्रेट के लिए कि उसे ऑन ओथ एग्जामिन कर लें। आप जो इस्तगासा दायर करती हैं या जो भी इधर स्टूडेंट हैं कि प्राइवेट कंप्लेंट जब आप दायर करेंगे तो सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के तहत दायर करेंगे। और उसमें ये बता दिया गया है कि जब कोई कंप्लेंट आएगी ना तो आपने कंप्लेनेंट को ऑन ओथ लाजमी तौर पर एग्जामिन करना है और उसकी जो स्टेटमेंट होगी आप रिटन फॉर्म में उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद पैराग्राफ 5 में ये बताया गया है कि जब आपने प्रोसेस इशू करना है मुल्ज़म के खिलाफ तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पैराग्राफ 5 में ये बताया गया है कि जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स अवेलेबल हैं कि फर्दर प्रोसीड किया जाए तब भी उसको बुलवाने के लिए प्रोसेस जारी किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें मालूमात में इजाफा करने के लिए आपको ये बता दूं कि जब भी कोई कंप्लेंट आती है ना तो ऑन ओथ जब एग्जामिन किया जाता है पहले तो इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है जिसे हम कहते हैं कि सरसरी शहादत रिकॉर्ड होती है। वो 202 सीआरपीसी की कार्रवाई होती है। उसके तहत ये डिटरमिन किया जाता है कि आया कि ये जो कंप्लेंट आई है क्या ये झूठ पर मबनी तो नहीं है। अगर 202 के तहत ये साबित हो जाए कि वाकई में सफिशिएंट ग्राउंड्स अवेलेबल है कि फर्दर प्रोसीड किया जाए तो फिर क्या किया जाता है, 204 के तहत फिर मुल्जिम को बुलवाने की कार्रवाई की जाती है।
ठीक हो गया। अच्छा जी, पैराग्राफ 6 में ये बताया गया है कि प्रोसेस जारी करने से पहले, मतलब मुल्जिम को बुलाने से पहले कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन क्यों जरूरी होती है। ये इसलिए जरूरी होती है कि अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आप कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे, ठीक है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इसलिए भी रिक्वायर्ड है कि अगर किसी इनोसेंट पर्सन को आपने उसमें फंसा दिया है तो उसे आप ट्रबल से बचा सकते हैं, ठीक है। लिहाजा इस हवाले से केयरफुल ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मेक श्योर करे कि इस प्रोसीजर की कंप्लायंस हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद पैराग्राफ 7 में ये बताया गया है कि जो चलान बेस्ड केसेस होते हैं ना, मतलब जो एफआईआर बेस्ड केसेस होते हैं, उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं रिक्वायर्ड होती, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ 9 में ये बताया गया है कि जब अदालत की कॉग्निजेंस की बात आती है ना, कि कौन सी अदालत है जो इस ट्रायल को की कॉग्निजेंस लेगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि जहां पर ऑफेंस कमिट किया है ना, तो उसके जिसके लोकल एरिया में वो इंसिडेंट हुआ है, वहीं की अदालत उसको इंक्वायर भी करेगी, उसको ट्राई भी करेगी। और ये जो जनरल प्रोसीजर है या ये जो रूल है वो सेक्शन 177 ऑफ सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। अच्छा, पैराग्राफ 10 में ये बताया गया है कि जब आपको ये श्योर नहीं होता कि ये ऑफेंस किधर कमिट हुआ है, या फिर ये है कि पार्शली, जैसे मैं कहती हूँ थोड़ा सा इधर इसका इंसिडेंट हुआ है और ये इधर वाकया ये हुआ, जैसे कि कसूर में भी ये एक ऑफेंस उसने कमिट किया था, फिर वो सीरीज में एक चेन बनी हुई थी, लाहौर में बंदे को लेके आया, जैसे कि किडनैपिंग अबडक्शन का ऑफेंस होता है। तो फिर उसका फॉर्मूला ये होता है कि जब एक से ज्यादा लोकल एरिया में वो ऑफेंस पार्शली कमिट हुआ है, तो फिर ये होता है वहां की किसी भी लोकल एरिया में, चाहे वो कसूर की हो या लाहौर की, उनमें से कोई भी अदालत उसकी कॉग्निजेंस लेगी और पूरे ऑफेंस की वो कॉग्निजेंस लेगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ 11 की बात करते हैं कि जब मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, कोई भी अगर केस उसके पास आता है, उसको ये लगता है कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, मेरे अख्तियार समात में नहीं है, तो वो क्या करेगा कि उसको अगर तो सबऑर्डिनेट कोई मैजिस्ट्रेट है सेशन जज को भिजवा देगा रिपोर्ट करके, तो ताकि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट को केस ट्रांसफर कर दिया जाए। और अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास को ये लगता है कि इसको मुख्तलिफ सजा देनी चाहिए, तो वो अपनी ओपिनियन को रिकॉर्ड करके वो मामला मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को रेफर कर देगा। हाँ जी, सबको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल? हाँ जी, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से हमारा पार्ट ए, पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट ई देखते हैं। सी और डी मैंने अलग से फाइल बनाई है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, चैप्टर 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिमिनल केसेस में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होती है। उस हवाले से पैराग्राफ 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऐसे केसेस देखते हैं जो सेक्शन 355 ऑफ सीआरपीसी के तहत आते हैं, मतलब कि जो कि मैजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस में आते हैं। तो इनके लिए सिर्फ इतना रिक्वायर होता है कि इन्होंने मेमोरेंडम लिखना है। अब मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम का मतलब होता है तस्दीकी नोट। मतलब जब शहादत रिकॉर्ड हो जाएगी, वो नीचे लिख देगा कि मेरी मौजूदगी में या मैंने तहरीर की है, ठीक है ना, और उसमें जो भी कवाइफ है वो दुरुस्त है, ठीक है। उसके अलावा इसमें नीचे थर्ड पॉइंट में ये जिक्र किया गया कि फुल एविडेंस भी रिकॉर्ड की जा सकती है जहां पर उसको ये लगता है कि एविडेंस जरूरी है, या जहां पर ये अमकानात मौजूद हैं कि जो गवाह है उसको परजरी की सजा हो सकती है, मतलब कि उसे झूठी गवाही देने पर सजा हो सकती है। अच्छा, अब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं जो सेक्शन 356 की जमरे में आता है, या आप ऐसे कह लें जिसे जो कि हाई कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने ट्रायल सुनना है। तो उसमें क्राइटेरिया होता है कि एविडेंस पूरी रिकॉर्ड होती है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि बजाय इसके वो खुद एविडेंस रिकॉर्ड करे, वो ये भी कर सकता है कि अपनी मौजूदगी में, अपनी सुपरविजन में एविडेंस रिकॉर्ड करे, और फिर उसके जैसे जैसे वो एविडेंस विटनेसेस की प्रोसीड करेगी अपनी हैंड राइटिंग में, वो फिर मेमोरेंडम भी तहरीर करेगा, ठीक है। अच्छा, ये नोट यहाँ पर नीचे दिया हुआ है जिसमें ये लिखा गया है कि अगर किसी वजह से वो अनेबल रहा है कि वो मेमो नहीं लिख सका, ठीक है, चाहे वो केस सेक्शन 355 में आ रहा है या सेक्शन 356 में आ रहा है, तो वो वजूहात भी तहरीर करेगा कि क्या वजूहात थी कि मैं नहीं लिख पाया, ठीक है। तो वो डिक्टेशन के साथ ओपन कोर्ट में मेमो लिख पाएगा, ठीक है। तो इस हवाले से ये जो एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीक़ाकार है, ये आपने लाजमी पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है। अच्छा, पैराग्राफ 7 में ये कहा गया है कि जो विटनेसेस की स्टेटमेंट है वो मुल्जिम को पढ़ के सुनाई जाएगी, और अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो भी कर दी जाएगी, ठीक है। पैराग्राफ 13 में बताया गया डिमेनर ऑफ विटनेसेस।
डिमेनर का मतलब होता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस, मतलब जहां पर ये जरूरी होता है कि गवाह किस हालत में था उसको नोट डाउन करना जरूरी है। तो लाजमी तौर पर अदालत उसके हवाले से तहरीर करेगी जहां पर अदालत को ऐसा लगता है कि इससे एविडेंस की वैलिडिटी पे असर पड़ सकता है, तो वहां पर विटनेसेस का डिमेनर भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक छोटा सा चैप्टर मैंने यहीं पर ऐड कर दिया, इसको यहाँ पर करवा देती हूँ। अच्छा, चैप्टर 9 में ना विटनेसेस के हवाले से पार्ट बी में से एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जब गवाहों के हवाले से कोई खर्चा पानी जमा करवाया जाता है ना, तो वो नज़ारत ब्रांच में करवाया जाता है। अब आप पूछेंगे नज़ारत ब्रांच क्या होता है? नज़ारत ब्रांच सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में समन्स भेजने का काम, नोटिस भेजने का काम, और ये जो पैसे वगैरह इकट्ठे होते हैं जो गवाह को प्रोवाइड करने होते हैं, ये जो भी खर्चा जमा करवाया जाता है, ये उसकी सारी जो कस्टडी है ना, ये नज़ारत ब्रांच देखता है। तो ये पूरी एक एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और अपना अपना काम करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान आपने सुना होगा ना कि तामील का नंदा जाएगा अदालत के थ्रू, ठीक है ना, तो वो कहाँ से जाता है? वो नज़ारत ब्रांच से जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब चैप्टर 9 में पार्ट बी का एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर गवाह के हवाले से ये जो खर्चा जमा करवाया जाता है जिसमें डाइट मनी, रोड मनी शामिल है, तो उसमें फ्रॉड और कोई बात नहीं रोजीना, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, आपकी तैयारी में आपकी तमाम चीजें प्रैक्टिस में शामिल होंगी। तो अगर जहां भी आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रही ना, आप मेरे से बार बार पूछो, ठीक है। इस तैयारी में ना मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि ऑर्डर्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपने शायद पास पेपर्स में देखा है कि आप पैटर्न चेंज हो चुका है। सिर्फ थ्योरी को तैयार कर लेना काफी नहीं होता। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि अगर लीगल प्रोपोजिशन कोई मसला दे देते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है, या अगर जैसे एज अ जज आपको कहा जाता है इस पे आप जजमेंट लिखें, वो भी आपको सिखाऊंगे, ठीक है। वो बाकी बात की बात है, अभी हम इस पे आते हैं। अच्छा, इसमें अब ये बात की गई है कि जैसे गवाह के पैसे आपने, चलो मुझे नज़ारत ब्रांच को जमा करवाए, अब इस बात को मेक श्योर करना आता है कि कोई फ्रॉड ना हो जाए, पैसे गबन ना कर लिए जाएं, ठीक है। तो इस हवाले से नज़ारत ब्रांच को, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जो अदालत की प्रोसीडिंग को देखता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुराद यहाँ पर जज है। तो दोनों को यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि डाइट मनी की डिस्ट्रीब्यूशन और रोड मनी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से गबन करने से और फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो जज होते हैं ना किसी भी अदालत के, उनके जो दस्तखत के स्पेसिमेन होते हैं, जो ड्राफ्ट होता है कि उनके ये दस्तखत है, वो ना उसका जो ड्राफ्ट है वो नज़ारत ऑफिसर को प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। वो इसलिए कि जब कोई बिल लेकर आएगा, कि जैसे मैं कहती हूँ कि खर्चे का दावा चल रहा है, ये समझे कि मेंटेनेंस का दावा चल रहा है, मुझे आपसे पैसे चाहिए, ठीक है ना। तो अब ऐसे तो नहीं होता ना, वो होता ये कि बिल एक बनेगा जिसपे जज के दस्तखत होंगे, फिर नज़ारत ऑफिसर के पास भी दस्तखत पड़े होते हैं, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा? उनका मुआवजना किया जाएगा, उनका कंपैरिजन किया जाएगा कि क्या ये वही उसी जज के दस्तखत है या खुद से करके ले आया, ठीक है। अच्छा, अगर नज़ारत की नेग्लेक्शन की वजह से कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान का जिम्मेदार फिर नज़ारत ब्रांच होता है या नाजिर होता है जिसकी ड्यूटी लगी होती है, ठीक है। उसके बाद मजीद ये बताया गया है कि मालियाती जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो उसके जिम्मे लगाई जाएंगी, उस सब के लिए वो जिम्मेदार होगा, ना कि ये कि वो अगर कोई चपड़ासी रख लेता है और कोई अपने काम के लिए किसी को असिस्टेंट रख लेता है, उसको नहीं एम्प्लॉय कर सकता। पैसों की तमाम तर जिम्मेदारी नाजिर की होगी, ठीक है। देखो, अच्छा एक और बात, रोजीना हर अदालत का ना एक अहलमद रूम होता है। अहलमद रूम से मुराद ये होता है जहां पर रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाता है, मतलब जितनी भी केसेस की फाइल्स होती हैं वो एक अलमारी में पड़ी होती हैं और उसका एक इंचार्ज होता है, आप उसको भी नाजिर कह सकती हो, ठीक है। अब उस कोर्ट से रिलेटेड जितने भी पैसों के मामलात होंगे ना, तो होता ये कि एक बैंक अकाउंट होता है जो हर अदालत के हवाले से अलग होता है, तो जो पैसे वगैरह जमा करवाने होते हैं ना, आपने उसको करवाने होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा इसमें यह बताया गया है कि एक क्रिमिनल रजिस्टर भी होता है जिसे हम क्रिमिनल रजिस्टर 13 कहते हैं। इसमें यह होता है कि हर मैजिस्ट्रेट की अदालत में वो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। तो जब भी कोई पैसे वगैरह की वसूली होती है ना,
तो कंपैरिजन भी कंडक्ट किया जाता है। एक रजिस्टर नजारत के पास होता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भी होता है। तो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि जज है, जब उसको एग्जामिन करेगा कि कौन कौन सी पेमेंट्स रिसीव हुई हैं, वो फिर अप्रूवल के तौर पे ना दस्तखत भी कर देगा। वो छोटे से सिग्नेचर होते हैं जिन्हें हम अनिशियल कहते हैं, जो कि टोकन होता है, इस बात का सबूत होता है कि कंपैरिजन हो गई है। ठीक हो गया। उसके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक कंटिजेंट एक्सपेंडिचर के हवाले से एक रजिस्टर होता है। अब आप पूछेंगे कि कंटिजेंट एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है। मतलब ऐसे खर्चे जो पहले से तो डिफाइन ही होते हैं, अचानक खर्चे हो जाते हैं, तो उस हवाले से भी एक रजिस्टर रखा जाता है। और जो भी पेमेंट्स होंगी उस हवाले से भी कंपैरिजन सेशन जज करेगा, इनिशियल दे देगा उसके ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कि सेशन जज की मौजूदगी में पैसे सारे दिए जाएंगे, चाहे वो डाइट मनी है या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। और जिन नाजिर अफसरान को इस हवाले से ड्यूटी ली जाती है, ड्यूटी दी जाती है, उनसे भी जमानत ली जाएगी कि वो अपना काम सही तरह से करेंगे। ठीक है। अपने पास वो पैसे नहीं रख सकता। जो अकाउंट होता है ना, या जहां रखने को कहा जाता है वहीं पैसे पड़े जाते हैं, पड़े होते हैं। और इसकी जो डाइट मनी से मुराद खर्चा पानी, आने जाने का जो खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा। जैसे कि मेरी बात सुनो ना, आपने किसी गवाह को बुलाना है, ठीक है ना, अदालत से आप अलाउ करवाएंगे तो आपने खर्चा भी तो जमा करवाना है ना, जो से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का लगेगा। ये तो नहीं है कि अदालत की तरफ से ऑर्डर हुआ है तो खुद ही खर्चा उठाए, खर्चा भी जमा करवाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब डिप्टी कमीशन फिर इन तमाम रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन कंडक्ट करेगा। हाँ जी, समझ आई है सबको? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, समझ आ रही है सबको? अच्छा, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 1 में से अब हम पार्ट सी देखने लगे। इसकी मैंने अलग से फाइल बनाई थी, जो कि आपको एक तरह से सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी नजर आएगा। देखें, जब ये साबित हो जाता है या मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि सफिशिएंट ग्राउंड्स अवेलेबल हैं कि फर्दर प्रोसीड करना है, तो फिर आपने ये डिसाइड करना होता है कि पहली दफा मुल्जिम को बुलाने के लिए आपने समन्स भेजने हैं या आपने वारंट इशू करना है। तो इसका सबसे आसान फॉर्मूला ये है कि सीआरपीसी के आखिर में सेकंड स्केड्यूल अटैच है। ठीक है। उसके चौथे कॉलम कॉलम में देखो कि फर्स्ट इंस्टांस में समन इशू करना है या वारंट इशू करना है, उसके मुताबिक डिसाइड किया जाता है। ठीक है। ये बात पैराग्राफ 1 में लिख दी गई है। सही हो गया। उसके बाद पैराग्राफ 2 इसके साथ ही को रिलेटेड है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर जहां पर ये प्रोवाइडेड हो कि फर्स्ट इंस्टांस में आपने वारंट ही इशू करना है, वहां पे भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है कि वारंट की जगह वो समन भेज सकता है। ठीक है। फिर इसका ये जो दूसरा पॉइंट है, तो उसमें ये बताया गया कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर समन की जगह आप वारंट ही इशू करेंगे। अच्छा, तो पहला ये हो सकता है कि जहां पर अदालत को यकीन हो कि ये जो मुजरिम है ना वो मफरूर हो गया है, भाग गया है, स्कॉन्ड कर गया है, या फिर समन भेजने के बावजूद मुल्जिम पेश होने में नाकाम रहा है और उसने कोई रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं दी कि तुम भाई गैर हाजिर क्यों रहे हो, फिर समन की जगह वारंट ही इशू होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, पैराग्राफ 3 में अब एक रूल बता दिया गया है कि जब आपने वारंट इशू करना है ना, इस हवाले से ग्रेट केयर लेनी, क्योंकि आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि किसी की पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज ना होती हो। ऐसी फजूल में उसको कोई हार्डशिप नहीं होनी चाहिए। जहां बहुत ज्यादा जरूरी होगा वहां पर वारंट इशू किए जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद पैराग्राफ 4 में बेल का कॉन्सेप्ट बताया गया कि बेलेबल ऑफेंसेस में लाजमी तौर पर मुल्जिम को ये प्रोविजन दी गई है, या ये है कि उसे लाजमी तौर पर आज़ाद कर दिया जाएगा बेल लेके। ठीक है। जब वो बेल फर्निश करने को तैयार है। फिर बाकी आपने सीआरपीसी में तो पढ़ा होगा कि सेक्शन 496 में ऐसे केसेस के बारे में बताया गया जिसमें बेल ली जा सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि बेलेबल ऑफेंसेस का जिक्र किया गया और बेलेबल ऑफेंसेस में एज अ राइट बेल लाजमी दी जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नॉन बेलेबल ऑफेंस के हवाले से भी यहाँ पर लिख दिया गया है कि मैजिस्ट्रेट अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकता है कि बेल अलाउ करनी कि नहीं करनी। ठीक हो गया। उसके बाद पैराग्राफ 5 देखते हैं, जिसमें बताया गया कि जहां पर मुल्जिम की हाजिरी माफी की जा सकती है। अच्छा, इस हवाले से दो प्रोविजन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर 205 की बात की जाती है ना, तो इससे मुराद ये है कि जब आपने मैजिस्ट्रेट से हाजिरी माफी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करवाना है, तो जब मैं मुल्जिम हूँ
मैं चाहती हूँ या किसी भी वजूहात की बना पर मैं पेश नहीं हो सकती, मैं अपने वकील को अगर भेजूंगी ना तो 205 की दरख्वास्त के साथ भेजूंगी कि आज मुझे हाजिरी माफी ग्रांट कर दी जाए। ठीक है, अब 540 ए की बात करते हैं। 540 ए में बताया गया है कोई भी क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी क्रिमिनल कोर्ट के सामने आप हाजिरी माफी चाह रहे हैं, आप नहीं पेश हो सकते, तो 540 ए के तहत आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। हाँ जी, यहां तक आपको समझ आई है बात की? कोई आपका क्वेश्चन? अच्छा जी, उसके बाद पार्ट डी में हम आते हैं जो कि चार्ज के हवाले से है। पैराग्राफ 1 में बताया गया है कि जो चार्ज फ्रेम किया जाता है, ये चार्ज को आप पहले पहले तो समझे ना कि चार्ज होता क्या है। चार्ज का मतलब ये होता है कि एक कानूनी तरीक़ेकार के तहत आपके खिलाफ एलिगेशन लगाए जाते हैं कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया, मतलब कि फर्द जुर्म आयद करना। चार्ज या इसे इंडिक्टमेंट शीट कहते हैं। ठीक है, इंडिक्टमेंट शीट भी कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगर आप नोट डाउन करना चाहें। ये एक फुल फ्लैश टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे कि चार्ज लगाते कैसे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, चार्ज फ्रेम करके दिखाएं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इसमें यह कि चार्ज जब फ्रेम कर लिया जाता है, वो पढ़ के सुनाया जाता है मुलजम को, फिर उससे पूछा जाता है कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, आप क्या इकरार करते हैं कि आपने ये जुर्म किया है या नहीं करते? ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन दिए गए, सेक्शन 221 से लेके 223 तक डिफरेंट प्रोविजंस या इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं कि जब आप चार्ज फ्रेम करेंगे ना तो ये चीजें होनी चाहिए चार्ज में। ठीक हो गया? उसके बाद पैराग्राफ 2 में बताया गया है कि अगर तो मुलजिम एडमिट कर लेता है कि मैंने ये ऑफेंस कमिट कर लिया है, तो उसकी एडमिशन उसी की लैंग्वेज में जिस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल करेगा उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कोई सफिशिएंट कॉज दे कि उसको क्यों ना कन्विक्ट किया जाए। तो मैजिस्ट्रेट उसको उसकी एडमिशन पे कन्विक्ट कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि पूरा ट्रायल कंडक्ट होगा, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि कन्विक्ट करना है या इसे इक्विटल देनी है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई सवाल आपका? समझ आ रही है आपको? अच्छा, उसके बाद काइंडली मुझे बस मैसेज कर दें, आप ही हो सिर्फ इधर? अच्छा ठीक है, आगे इसको लेके चलते हैं। पार्ट एफ में हम बात करते हैं कि आपको टाइटल नजर आ रहा है, डिसमिसल ऑफ केसेस इन डिफॉल्ट की बात की जा रही है। मतलब ये कि कंप्लेंट लगी हुई है और कंप्लेनेंट ही नहीं आया। ठीक है ना? जैसे कि आप सिविल में कहते हैं अदम पैरवी खारिज हो जाना, तो क्रिमिनल में अगर अदम पैरवी खारिज होते हैं तो उसके हवाले से यहाँ पर प्रोसीजर और उसकी रीजंस दी गई हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ 2 में ये बताया गया है कि आपने तेजी के साथ जल्दी में नहीं डिसमिसल का हुक्म दे देना। ठीक है, और साथ रीजंस भी देनी है कि किन वजूहात की बना पर आप उसे अदम पैरवी खारिज कर रहे हैं कंप्लेंट को। तो ये देखा जाता है कि जब कंप्लेनेंट की अदम मौजूदगी में कोई केस डिस्कस किया जाता है ना, तो मैजिस्ट्रेट को कहा गया कि ये दो बातों का ख्याल रखें। पहले तो ये चीज़ देखें कि क्या ऑर्डर कानूनी तरीक़ेकार से पास हुआ है, क्या कानून भी यही रिक्वायर करती थी कि आपने ये ऑर्डर पास किया है, क्या हालात वाक़ियात आपकी ऑर्डर की तस्दीक कर रहे हैं, क्या ऐसे ही होना चाहिए था। और साथ ये कि जब आप डिसमिस करेंगे कंप्लेंट को तो रीजंस भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब जब कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है तो आप जैसे कि कहते हो ना कि दोबारा से इसको सुना जाए, जैसे, या फिर कह दो कि इसको रिवीजन में सुना जाए क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। तो अक्सर ये देखा जाता है कि कंप्लेंट जब खारिज हुई है ना तो कंप्लेनेंट को बुलाया नहीं गया था, या जो केस है बहुत जल्दी दिन के आगाज में जब प्रोसीडिंग शुरू हुई थी शुरू में ही डिसमिस कर दिया गया, या फिर मैजिस्ट्रेट छुट्टी पर था और कंप्लेनेंट को उसके हवाले से कोई मालूमात नहीं थी कि प्लेस और सेटिंग कहाँ पर है, और मैजिस्ट्रेट ने कोई सही प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं दी कि वो कंप्लेंट को क्यों खारिज कर रहा है। ठीक है, तो इस हवाले से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को गाइडेंस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ये ब्लैक से मैंने हाईलाइट कर लिया है, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि आप कंप्लेनेंट को पूरा मौका दो वो अपीयरेंस देने का। ये नहीं कि वो एकदम से आपको नजर नहीं आ रहा तो आप केस को खारिज कर दो। केस को एक दफा कॉल करो, ठीक है, फिर केस को कॉल करो, और फिर जब आप डिसमिस करोगे तो टाइम भी नोट करोगे कि किस टाइम पे आप डिसमिसल के ऑर्डर्स आपने पास कर दिए थे। ठीक हो गया? दूसरी बात यह है कि मैजिस्ट्रेट अगर छुट्टी पर है और केस कॉल हो गया तो आपने उसको पहले इतला देनी कि किस जगह पे हेयरिंग हो रही है।
ठीक हो गया। तीसरी बात यह है कि जब आप कंप्लेनेंट को समन्स के जरिए बुलाते हैं और कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है क्योंकि कंप्लेनेंट नहीं आया, तो मुल्जम को लाजमी तौर पर सेक्शन 247 और सीआरपीसी के तहत इक्विटल दे देनी है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कंप्लेनेंट नहीं है तो क्या होगा, मुल्जम को लाजमी तौर पर इक्विट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रहे कि सेक्शन 247 की जो प्रोविजन है वहां पर एप्लीकेबल नहीं है जहां पर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, मतलब जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है और जहां पर सुलह नहीं हो सकती, नॉन कंपाउंडेबल है, वहां पर सेक्शन 247 एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, डी क्लॉज में यहाँ पर यह बताया गया कि जहां पर जैसे एविडेंस पूरी हो चुकी है, बस फैसला सुनाना बाकी है, ठीक है, और इसके लिए केस अडजान हुआ है, तो वहां पर ये नहीं आप कर सकते कि कंप्लेनेंट की हाजिरी के बगैर ही आप इस तरह से ना वहां पर 247 अप्लाई कर दें। ठीक है, जहां पर सिर्फ फैसला सुनाना बाकी रह गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? जी, समझ आ रही है आपको? अच्छा, चैप्टर 1 का जो पार्ट एच है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जजमेंट के हवाले से, कि आपसे ये सवाल आ सकता है कि जब आप कोई फैसला लिखते हैं तो जजमेंट के अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं। 3 बातें याद रखें, किस चीज के हवाले से फैसला करना है, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, उस पर फैसला क्या किया गया है, डिसीजन, और उस फैसले की वजूहात क्या हैं। ये 3 चीजें अहम होती हैं किसी फैसले की। ठीक है, तो अब चूंकि हमने क्राइम की बात की है, तो अगर आपने उसे कन्विक्ट कर दिया है तो आपने बताना है किस लॉ के तहत उसे कन्विक्ट कर दिया गया है और उसे क्या सजा दी गई है, वो आपने अपने फैसले में लिखना है। और अगर आप उसको बरी कर रहे हैं तो आप मेंशन करेंगे कि किस ऑफेंस में उसे आप बरी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ऑलरेडी वो कैद में है तो डायरेक्शन दी जाएंगी कि उसको आजाद कर दिया जाए। एक से ज्यादा मुल्जमान होंगे तो इसके हवाले से सेपरेटली डील किया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये कि जो जजमेंट है वो मुल्जम की मौजूदगी में उस पर दस्तखत करके जजमेंट के ऊपर उसके सामने सुनाई जाएगी, और जो फैसला आपने लिखना है वो अदालत की लैंग्वेज में लिखना है या अंग्रेजी जुबान में हो। ठीक है, ओपन कोर्ट के सामने प्रोनाउंस किया जाएगा और उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देख रहा है वो उसके ऊपर दस्तखत कर देगा। ठीक है, और अगर जहां पर जो फैसला देना है सिर्फ फाइन के हवाले से या जहां पर हाजिरी माफी होगी मुल्जम के, तो उसके आने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि उससे ये रिक्वायर किया जा सकता है कि जब फैसला सुनाया जा रहा हो तो वहां पर मौजूद हो। ठीक हो गया। उसके अलावा ये है कि जब आप एक दफा जजमेंट को साइन कर लेते हैं ना, तो उसको ना तो आप ऑल्टर कर सकते हैं ना आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, सिवाय क्लैरिकल मिस्टेक है, सिर्फ इस हद तक अलाउ है। ठीक है, अगर तो फैसला खुद मैजिस्ट्रेट ने नहीं लिखा तो हर सफ़े पर उसके दस्तखत मेंशन होंगे। हाँ जी, समझ आ रही है आपको? जी, अब आप अपना ना स्पीकर ऑन कर सकती हो। हेलो रोजीना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप काइंडली अपना ना ज़रा स्पीकर। अच्छा, मैं ये आज तक मैंने खैर ये सोचा हुआ था कि मैं चैप्टर 1 में से आपको करवाऊंगी, तो अभी मेरा ख्याल से कुछ अभी मिसिंग है, तो कल की ट्रायल क्लास में फिर आगे कंटिन्यू रख लूँ, क्या कहती जी हैं आप? मैम कर लें। क्या कर लें? अभी करवाना है या कल करवा दूँ? कल करवा दें। ठीक है, कल मैंने सोचा है कि मैं लिटरेचर की स्टोरी करवाऊंगी, बाकी और मैं कुछ ट्रायल क्लास में करवा दूंगी, वो मैं देख लेती हूँ, तो फिर बाद में आप फिर अपना फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पर अभी ये हो जाएगा।